नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आरा नवादा में विशाल रैली को किया संबोधित। आरजेडी कांग्रेस पर जमकर बरसे, रोड शो में भी दिखी भारी भीड़। बिहार की गलियों में लग रहे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में लगाई छलांग, लोगों के साथ पकड़ी मछली। तो तेजस्वी ने ताबड़तोड़ की कई रैलियां। तो वहीं दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को 14 दिन की जेल। तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक एसआईआर के खिलाफ विपक्षी हल्ला बोल, स्टालिन ने की सर्वदलीय बैठक। तो वहीं 4 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी ममता बनर्जी। दिल्ली के बाद अब पंजाब में केजरीवाल ने तैयार करवाया आलीशान शीश महल। बीजेपी ने तस्वीरें जारी कर किया दावा, भगवत मान को देनी पड़ी सफाई। यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक। तो आपसे पोर्ट में लगी भीषण आग, मॉस्को में घोषित आपातकाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार में पीएम मोदी के चुनावी हुंकार की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पीएम मोदी का चुनावी प्रचार और ज्यादा धारदार नजर आ रहा है। आज पीएम मोदी ने आरा नवादा में 2 बड़ी रैलियों की, साथ ही पटना में एक विशाल भव्य रोड शो भी किया। पीएम मोदी जहां जहां जा रहे हैं, भारी भीड़ भी उमड़ रही है। साथ ही पीएम कांग्रेस आरजेडी पर चुन चुनकर प्रहार भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम का चेहरा घोषित कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि आरजेडी के किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस पर बंदूक तानकर मुख्यमंत्री का पद छीन लिया और ये पक्का कर लिया कि उनका कैंडिडेट ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। चुनाव से पहले ही उनके बीच इतनी नफरत है और चुनाव के बाद वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इसी के साथ पीएम मोदी ने कई बड़े प्रहार किए हैं। वाकई में महागठबंधन में तो लड़ाई है, लेकिन उसका जिक्र पीएम मोदी कर रहे हैं। इसका इंपैक्ट जनता तक कितना पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को ये करना पड़ा। वो चाहते नहीं थे कि इस तरह की बातें वो करें, लेकिन जो तरीका तेजस्वी यादव का, जो तरीका राहुल गांधी का रहा, उस तरीके के कारण इनको बोलना पड़ा कि देखो, ये महागठबंधन में छोटी मोटी बातें नहीं हैं। ये कांग्रेस और आरजेडी यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच इतने समय से ये वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि पैदल यात्रा करते करते कांग्रेस पैदल हो गई है, कि यात्रा कर रहे थे, दोनों साथ साथ थे। सीट शेयरिंग फार्मूला पर बात हो रही थी, लेकिन फिर भी क्या वजह थी कि इतने समय तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाए जा रहे थे? क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाह रहे थे। राहुल गांधी सीधे तौर पर जानते थे कि ये तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री का चेहरा बनते ही जंगल राज की बात भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, ये जोर शोर से उठाएंगे। इसीलिए ये तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा नहीं बना रहे थे। लेकिन अंत में ऐसा क्या हुआ? तो ये कान पर, कनपट्टी पर कट्टा तो रखा ही गया और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तरीके से बता दिया कि देखो क्या क्या स्थितियां बनी थी और आज क्या स्थिति है। कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार तुम बनाते हो तेजस्वी यादव का, तो उसका मतलब है कि कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं होगी। कांग्रेस की भूमिका वहीं तक सीमित है जब तक चुनाव है, नेगोशिएशन सीटों का लेकर है। उसके बाद तेजस्वी यादव वो व्यक्ति है, लालू परिवार वो व्यक्ति है जो कि नीतीश कुमार को अपने साथ रखा, 2 बार सरकार साथ में बनाई, लेकिन नीतीश कुमार झेल नहीं पाए। जबकि उस समय नीतीश कुमार मजबूर थे, उतनी मजबूरी में भी वो झेल नहीं पाए। एक बार मजबूरी थी इस बात के लिए कि जनता दल यूनाइटेड साफ हो जाएगा मोदी के कारण। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा, 2015 में चुनाव लड़ा महागठबंधन में, तो उस समय भी मजबूर थे कि अगर अकेले रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां बहुमत में आ जाएगी, अगर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो धीरे धीरे हमें खा रहे हैं, ये तेजस्वी यादव हमें निगल रहे हैं, हमारी छवि खत्म कर रहे हैं। दूसरी बार 2017 में भी यही हुआ।
मजबूरी तो थी, लेकिन जो नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं कर सकते लालू परिवार को, ये कांग्रेस ये राहुल गांधी क्या करेंगे? इम्पैक्ट तो है इसका, और इसी इम्पैक्ट पर चुनाव बदल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। ये देखिए, प्रचार करने की क्षमता, तरीके और मेहनत करोगे तो परिणाम तो मिलेगा। और इसलिए आरा से नवादा, नवादा से पटना, ये भोजपुर से मगध रेंज तक उन्होंने एक दिन में 3-3 जगह पर माहौल बदलने की पूरी कोशिश की। जी, तो पीएम मोदी ने आज जबरदस्त हमला महागठबंधन पर बोला है, तो वहीं महागठबंधन के चुनावी प्रचार में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव ने आज ताबड़तोड़ कई रैलियां की, तो वहीं राहुल प्रियंका भी चुनावी प्रचार में नजर आए। आज राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे थे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कस आज फिर कहा कि आप कहो ये सीट जितवा देंगे तो मोदी जी डांस भी करने लगेंगे। साथ ही रैली में भाषण के बाद राहुल गांधी मुकेश सैनी, कन्हैया कुमार समेत कुछ कार्यकर्ताओं के साथ एक तालाब पर पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने नाव पर सवार होकर तालाब में प्रवेश किया और मछुआरों के साथ मिलकर जाल से मछलियां भी पकड़ी, साथ ही तालाब के पानी में डुबकी भी लगाई। इसी के साथ चुनाव के बीच में मोकामा में दुलारचंद हत्या मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आज अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर, महागठबंधन में क्या स्थिति बनी है? देखिए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये बिहार में यही चल रहा है कि पहले तो ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी थी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। ये दोनों 1-2 दिन मंच शेयर करते थे, फिर अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार में निकल जाते थे, वही ड्रामा पहले की तरह। लेकिन इसके बीच प्रियंका वाड्रा भी मैदान में उतर गई। डिमांड हो रही थी कि चलो भाई, कम से कम भीड़ में दिखने वाले एक चेहरा तो चाहिए, और प्रियंका वाड्रा को भी ले जाया गया। लेकिन अलग अलग जगहों पर जो इनकी रैलियां हुई, उसमें यह देखा गया कि चाहे बेगूसराय में प्रियंका वाड्रा भी अलग थी, राहुल गांधी भी अलग थे। ये प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर दिखाई नहीं पड़े। इनको दोनों को अगर साथ में रैली करनी थी, साथ में जाना चाहिए था। और अभी जो समय, थोड़े से समय है, उसका सदुपयोग करना चाहिए था। मेहनत इन लोगों से हो नहीं रही। जितना घंटा आप गुजारोगे उसी के अनुसार सीटें मिलेगी। तो इन लोगों को जो स्थितियां इन लोगों ने पैदा की है, इतने समय चुनाव नजदीक आ रहा है तो प्रियंका वाड्रा को यूज किया गया, जिसमें भी प्रियंका वाड्रा वो वहां की स्थितियों के अनुसार बात ही नहीं कर पाए। इनकी तैयारी थी नहीं, और न इन्हें बताया गया था कि बिहार में क्या चल रहा है और बिहार में क्या बात आप कर सकती हैं। इसीलिए इंपैक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा। भीड़ जुट रही है और वो भीड़ भी वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही। तेजस्वी यादव अपने तरीके से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, महागठबंधन में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ा हुआ है लालू परिवार। लालू परिवार का वो काल जिससे अभी तक तेजस्वी यादव अलग नहीं कह सकते अपने आप को, क्योंकि पिछले 2 बार जब भी डिप्टी सीएम रहे तो इनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ी जिससे कहा जा सकता है कि ये वाइब्रेंट लीडर है और लालू प्रसाद के परिवार से अलग कोई बेहतर राजनीति कर सकता है। इसलिए महागठबंधन का इंपैक्ट कम हो रहा है। भीड़ अपने अपने जगह पर तो पैसे देकर भी ये लोग जुटा लेते हैं। जी, तो बिहार की चुनावी सरगर्मी चरम पर है और चुनाव के साथ साथ एसआईआर की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। पर एसआईआर विपक्ष के लिए मुसीबत बन गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं। एसआईआर के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में आज एक सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई। स्टालिन ने एसआईआर को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने इसे बीजेपी की एक रणनीतिक प्रयास बताया है। तो वहीं बंगाल में भी लगातार विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी 4 नवंबर को कोलकाता में एक बड़ी रैली निकालने जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में ही ये रैली होनी है। इस रैली का नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करने वाले हैं। सर, तमिलनाडु में भी विरोध, ममता बनर्जी भी हुंकार भर रही है। जिस तरह से ये विरोध कर रहे हैं, कोई प्रक्रिया में असर डाल पाएंगे क्या? देखिए, प्रक्रिया तो बंद नहीं होगी, कमजोर भी नहीं होगी और मजबूत होगी। एसआईआर की प्रक्रिया का जितना विरोध ये लोग कर रहे हैं, उतना ही चुनाव आयोग और धारदार तरीके से इसे बेहतर बनाने में लगी है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को यह पता है कि हम इसका विरोध करके अब प्रक्रिया को रोक नहीं सकते हैं, तो वो चालाकी करने में जुट गई है। और इस बीच 4 नवंबर से चूंकि फॉर्म बांटे जाएंगे, अभी ट्रेनिंग चल रही है,
जितने बीएलओ हैं उसकी ट्रेनिंग चल रही है। चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग भी करवाई और उसके बाद फॉर्म भी वितरण करवाए, एक्स्ट्रा बीएलओ नियुक्त भी किए, ईआरओ एईआरओ भी नियुक्त किए और उसके बाद आगे के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सेंट्रल फोर्स की डिमांड भी कर ली। सिक्योरिटी की बात भी उठी कि सुरक्षा कैसे किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया में ममता बनर्जी जितना हंगामा करेगी उतना ही चुनाव आयोग के पास ये अधिकार मिलेगा कि हम पश्चिम बंगाल में एसआईआर कैसे और कठोर तरीके से लागू करवाएं। जहां तक स्टालिन की बात है, ये सर्वदलीय मीटिंग की बात करते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि सरकार की मीटिंग है, जैसे टीएमसी कहती है कि हमारी रैली है, हमारे मार्च है। ये सर्वदलीय मीटिंग क्या होती है? क्या इस सर्वदलीय मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जा रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हो? क्या इसमें एआईएडीएमके जा रहा है? ये वो भी एनडीए का हिस्सा है। क्या पीएमसी जा रहा? ये जो एनडीए की पार्टियां 7 से 8 तमिलनाडु के अंदर है, वो पार्टियां तो आपकी मीटिंग में नहीं जा रही। तो आप कहो कि हमारा डीएमके कांग्रेस की बैठक है जिसमें कमल हसन जैसे नेता जो अपनी पार्टी बनाया, इतने दिनों तक हंगामा किया, एक सीट नहीं मिल पाई, तो उधार के राज्यसभा सीट के आधार पर ये डीएमके का सपोर्टर बन गया। अब थलापति विजय की पार्टी क्या आपके साथ गई कि हम एसआईआर का विरोध करेंगे? ये सारी कवायतें अपनी कुर्सी बचाने को लेकर है और इसलिए स्टालिन, पिनरई विजयन या फिर महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे या फिर इधर पश्चिम बंगाल में जहां जहां इन पार्टियों की सरकारें हैं, विरोध वहीं हो रहा। राजस्थान में तो नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो रहा। सरकार जिसकी है वो वहां पर विरोध कर रहा है, जहां सरकार नहीं है इनकी वहां विपक्ष के तौर पर विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करना इनकी मानसिकता, इनकी आदत हो गई है, उससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, तो एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष खौफ में है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल का शीश महल पार्ट 2 चर्चा में बना हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने वो भी तस्वीरों के साथ दावा किया कि पंजाब की मान सरकार ने केजरीवाल को चंडीगढ़ में एक 7 स्टार बंगला आवंटित किया है और इसे शीश महल पार्ट 2 करार दिया गया। बीजेपी का दावा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल जी को मिल गई है, जबकि केजरीवाल ना तो निर्वाचित विधायक है और ना ही राज्य सरकार का हिस्सा है। अब आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए बीजेपी के दावे को फर्जी बताया। भगवत मान ने एक वीडियो भी जारी किया। भगवत मान ने कहा कि चंडीगढ़ स्थित जिस घर को बीजेपी शीश महल कह रही है वो सरकारी आवास है और उनका कैंप कार्यालय है। मान ने बीजेपी से अपना गंदा प्रचार बंद करने को कहा है। सर, भगवत मान ने जो वीडियो जारी किया और वो जो कह रहे हैं, क्या उनकी बातों पर भरोसा किया जाए? देखिए, भगवंत मान कह रहा है कि ये कैंप कार्यालय है सीएम का, लेकिन कैंप कार्यालय के तो बंगला नंबर 43 का नाम आ रहा है। बंगला नंबर 44 में भगवंत मान रहता है। बंगला नंबर 43 उसके बगल में है जो सीएम का कैंप ऑफिस है और उसके 100 मीटर की दूरी पर बंगला नंबर 50 है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये अलाउट नहीं हुआ। अलाउटमेंट का मतलब क्या होता है? सरकार आपकी है, आप क्या अरविंद केजरीवाल को लिखित रूप में अलाउट करोगे? क्या अरविंद केजरीवाल को अशोक मित्तल ने दिल्ली का राज्यसभा का बंगला अलाउट किया है या फिर अरविंद केजरीवाल वहां पर जाकर कब्जा करके बैठा हुआ है? क्या हरभजन सिंह का जो दिल्ली का बंगला है राज्यसभा के तौर पर, उसने हरभजन सिंह ने लिखित तौर पर दिया कि नहीं नहीं मनीष सिसोदिया को हम ये दे देते हैं, तो फिर तो सरकार इससे वापस ले लेगी। ये अलाउटमेंट क्या होता है? ये अलाउटमेंट लेटर दिखाने की बात कर रहा है। अगर ये भगवंत मान के पास ये अथॉरिटी है तो वो ये दिखाए पेपर कि ये बंगला जो है, जो बंगला नंबर 50 जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो बंगला हमने इस मंत्री को अलाउट किया है। उसके बाद ये चर्चा बंद हो जाएगी, क्योंकि 2022 में वही बंगला राघव चड्ढा को अलाउट किया था जब राज्यसभा का सांसद बना पंजाब से कि नहीं नहीं दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ में भी इसके लिए एक बंगला होना चाहिए। फिर वो बंगला राघव चड्ढा से छिन गया, तो इसका मतलब अभी वो खाली है, रंग रोगन हुआ, पुताए हुए, स्विमिंग पूल बनाए गए और उसके बाद ये 7 स्टार लग्जरी सुविधा अरविंद केजरीवाल के लिए ही रखी गई है, जिसमें ये सोर्सेस बता रहे हैं कि उसमें अरविंद केजरीवाल जाकर रुकता है, क्योंकि पहले ये विकास भवन में रुका करता था, मोहाली में गेस्ट हाउस थे, लेकिन उसके बाद मोहाली जाना छोड़ दिया, चंडीगढ़ में ही रुकता है और वहां पर भगवंत मान जाते हैं मीटिंग करने के लिए, बार बार देखा गया है, ये सोर्सेस बता रहे हैं। तो इसलिए ये नकारा नहीं जा सकता कि अरविंद केजरीवाल उस बंगले में रह रहा है और उसी के आसपास के क्षेत्रों में सेक्टर 39
जहां पर मनीष सिसोदिया का बंगला नंबर 960, उसी के बगल में सत्येंद्र जैन का बंगला नंबर 926। ये कहां से आ गए हैं? उसके बाद ये दिल्ली की पूरी टीम, जैस्मीन शाह जो दिल्ली डायलॉग कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, वो भी वही चंडीगढ़ में बंगला में रह रहा है। उसके अलावा ये जो सत्येंद्र जैन का यहां ओएसडी हुआ करता था, शार्लिन मित्रा, वो भी वहीं पर रह रहा है बंगला के अंदर। उसको क्या बनाया गया? वहां ओएसडी बना दिया गया, बलबीर सिंह जो वहां का हेल्थ मिनिस्टर है। तो ये पूरी की पूरी दिल्ली टीम अभी पंजाब में अय्याशी कर रही है, बंगले पर कब्जा है। उसका सरताज मुखिया अगर अरविंद केजरीवाल है तो मनीष सिसोदिया का बंगला अरविंद केजरीवाल के बंगले से थोड़ा बेहतर तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जैसे यहां शीश महल था उसका, वहां भी शीश महल है। और ये सारी पूरी दिल्ली की टीम, ये चोरों की मंडली पंजाब में जाकर वही काम कर रहा है जो दिल्ली में इन लोगों ने लूटपाट मचाई थी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जी जान से रूस यूक्रेन के सीजफायर की कोशिश में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों के बीच बवाल बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन ने रात को रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। इस अटैक में ब्लैक सी पर स्थित रूस के तुआप्से पोर्ट को भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि अटैक इतनी भीषण था कि पोर्ट के एक हिस्से में आग लग गई, जिससे रूसी तेल टर्मिनल प्रभावित भी हुआ है। यह टर्मिनल रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनलों में से एक है, जबकि रूस की एयर डिफेंस यूनिट ने दावा किया है कि उसने हमले के दौरान 164 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। हमले के बाद राजधानी मॉस्को सहित कई रूसी शहरों में अंधेरा छाया हुआ है, जिसके बाद आपातकाल की घोषणा भी पड़ गई है। सर, एक तरफ शांति का प्रयास किया जा रहा है, अब अटैक की खबरें सामने आ जा रही है, क्या अब रूस इसके बाद चुप रहेगा? देखिए, जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप की हरकत है, लगता नहीं है कि ये शांति प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। अब बड़े युद्ध का खतरा दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि शांति प्रस्ताव लेकर जाए हैं, पुतिन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। दूसरे तरफ ये यूरोपीय संघ के दूसरे देश जैसे फ्रांस के साथ मिलजुल कर बात करता है कि नहीं, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना है, उसका फ्लीट बढ़ाना है, 300 फाइटर प्लेन होना चाहिए, फाइटर जेट होना चाहिए यूक्रेन के साथ। इसीलिए स्विट्जरलैंड उसे फाइटर जेट दे रहा है, फ्रांस राफेल दे रहा है, ये F-16 देने की बात ये अमेरिका कर रहा है। तो ये जो फ्लीट बढ़ा रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ा रहा है यूक्रेन का, ये दिख रहा है कि रूस ने जिस कारण से यूक्रेन पर हमला किया था वो पुतिन का कारण जायज है। पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने का एक मेन कारण था कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट न बढ़े। यूक्रेन अगर नाटो का हिस्सा बनता है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिकी फौज भी होगी, अमेरिकी फाइटर प्लेन भी होगा, यूक्रेन के अंदर फ्रांस का, जर्मनी का, स्विट्जरलैंड का, स्वीडन का, सबका एक ज्वाइंट फोर्स होगा, नाटो का फोर्स होगा। तो ऐसे में हमारे सीमा के बगल में अगर नाटो का इतना बड़ा जमावड़ा होगा तो उसे हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? तो आज यही ये साबित कर रहा है। इसलिए रूस चुप बैठने वाला नहीं है। जैसे ही ये हमले की खबर आई, ड्रोन हमला कर रहे हो, उसका एयर डिफेंस सिस्टम कितना बेहतर है, ये पाकिस्तान, अमेरिका ने भारत में भी देख लिया S-400 का। तो इसलिए रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर दी। अब सीधे अमेरिका के साथ संघर्ष है कि देखो, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ साथ में थे, कोल्ड वार तो चला था लेकिन इस तरह के युद्ध तुमने नहीं देखा। सीरिया में अलग अलग तरह से लड़ रहे थे, अफगानिस्तान में अलग तरह से लड़ रहे थे, ये सीधे टकराव है। तो एक बार सीधे टकराव हो जाना चाहिए, ये पुतिन का कहना है। इसलिए ये युद्ध अभी बढ़ेगा। यूक्रेन ये वेस्ट का और अमेरिका का एक कठपुतली बनकर रह गया है जो रूस के हाथों, जहां पर विनाश होना लगभग तय दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।